गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 5, जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का आगे का भाग, और जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। अब तक हमने इस पाठ में पढ़ा कि किस तरह पत्रों को और किन किन नामों से जाना जाता है, अपने पतों पर पहुंचने में उन्हें कितना समय लगता था पहले के समय में, और फिर कैसे पहियों का आविष्कार हुआ, फिर रेल का आविष्कार हुआ, और उसके बाद तार के आविष्कार की वजह से कम समय में संदेश जल्दी से पहुंचने लगा, और धीरे धीरे इसका समय कम होने लगा, कम समय में लोगों तक का संदेश पहुंचने लगा। फिर आगे हमने यह भी पढ़ा कि लोग आज भी अपने पूर्वजों के पत्रों को उनकी विरासत के रूप में या उनकी निशानी के रूप में संभाल कर रखते हैं, और पत्र लेखन को कला के रूप में विकसित करने के लिए इसे हमारे पाठ्यक्रम से भी जोड़ा गया है। और कैसे विश्व डाक संघ जो है उसने इसे बढ़ावा देने के लिए, पत्र लेखन को बढ़ावा देने के लिए 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1972 से प्रतियोगिता आरंभ करना शुरू किया। तो अब पढ़ते हैं इसके आगे का भाग। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की तरह कई दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। तो लेखक कहते हैं कि आज़ादी के पहले जब महात्मा गांधी देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयास कर रहे थे, उन्हीं दिनों में उनके पास पूरी दुनिया भर से पत्र आते थे, और उन पे उनका पता नहीं लिखा होता था, केवल महात्मा गांधी और इंडिया लिखा हुआ होता था। और ऐसा ही जो उस आंदोलन के और दिग्गज नेता यानी महान नेता थे, नामी हस्ती थे, उन लोगों के पास भी उसे उनका नाम और इंडिया लिखा हुआ होता, या सिर्फ उनका नाम ही लिखा हुआ होता, तो वह पत्र वो देश में कहीं भी हो उनके पास पहुंच जाते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया की बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जानी कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो लेखक कहते हैं कि महात्मा गांधी के पास देश और दुनिया, पूरे विश्व से और देश से भी बहुत बड़ी संख्या में, यानी लाख हज़ारों की संख्या में पत्र, या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, उनके पास पहुंचते थे। और उनकी एक खासियत थी कि पत्र मिलते ही और पत्र पढ़ते ही वे उसका जवाब भी साथ के साथ लिख लिया करते थे, और इस मामले में उनका कोई भी जोड़ नहीं, यानी कि यह एक मुहावरा है, कोई जोड़ न होना मतलब उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता इस मामले में, कि जितनी जल्दी वे पत्र का जवाब भी लिख लेते थे। और ऐसे कहा जाता है कि उन्हें जो भी पत्र मिलते उसी समय उसका जवाब भी वे फटाफट से पढ़ते ही लिख कर भेज दिया करते थे। ज़्यादातर पत्रों के जवाब वे अपने हाथों से लिखते थे। तब ज़्यादा टाइपराइटर या कंप्यूटर तो थे नहीं, तो हाथों से ही काम किया जाता था। और जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ, जिससे हम अधिकतर लिखने का काम करते हैं, वह दर्द करने लगता था, तो वे बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे, यानी कि वे इतने पारंगत थे कि दोनों हाथों से लिखने का काम कर सकते थे। अब जब उनके पास हज़ारों की संख्या में पत्र आते थे और उनका जवाब भी वे साथ के साथ दिया करते थे, तो उन जवाब को लिखने में भी बहुत समय लगता था, तो लिखते लिखते हाथ भी दुखने लगते, इसलिए वे दोनों हाथों से लिखने का प्रयास करते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। तो जिस तरह महात्मा गांधी वापस पत्रों का जवाब देते थे, उसी तरह जो और भी नेता थे आंदोलन के, चाहे वह जवाहरलाल नेहरू हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे सरदार पटेल हो, और इसी तरह के और अन्य महान हस्तियाँ, वे सभी पत्रों के जवाब देते थे। तो उनके जो पत्र हैं आज भी
गांव में या छोटी से छोटी जगह पर भी जहाँ जहाँ से उनके पास पत्र आते थे वहाँ वे पत्र मिल सकते हैं, मिल जाते हैं। और पत्र जो पाने वाले हैं, यहाँ ये गलत छपा है, जो प्राप्त करने वाले हैं लोग थे वो उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र यानी कि प्रशंसा पत्र से कम नहीं मानते थे। और उन पत्रों को क्या करते, वो फ्रेम कराकर कि सबको दिखाने के लिए एक सजावट की सजाकर अपने घरों में रखते थे और लोगों को दिखाते थे कि देखो हमारे पास इतने बड़े बड़े लोगों के पत्र आए हुए हैं। तो प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे, वो प्रशंसा पत्र मानते थे। यह है पत्रों का जादू कि इतने बड़े लोगों का पत्र पाना या पत्रों को संभाल कर रखना, ये एक तरह से पत्र का जादू ही कहा जा सकता है। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। बहुत सी किताबें सिर्फ पत्रों के आधार पर कि बड़े बड़े जो लोगों ने पत्र लिखे हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण दिया था कि उन्होंने अपनी पुत्री को पत्र लिखे थे, इंदिरा गांधी जी को, तो वह भी एक पुस्तक के रूप में हमारे सामने है। इसी तरह से और भी जो लेखक है, कवि है, राजनेता है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, उन्होंने जो पत्र लिखे अलग अलग लोगों को, उन सभी को एकत्र करके उनको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जा चुका है। अब पढ़ेंगे आगे। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो लेखक कहते हैं कि पत्र किसी दस्तावेज या प्रमाण पत्र से कम नहीं है। इसकी वजह भी है कि कई सारी पुस्तकें जो पत्रों पर आधारित है वे हमारे सामने हैं और वे किसी दस्तावेज यानी कि प्रमाण पत्र जैसे ही मानी जाती है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि पंत यानी सुमित्रा नंदन पंत के पत्र जो उन्होंने हरिवंश राय बच्चन जी को लिखे, यानी अमिताभ बच्चन जी के पिताजी जो कि कवि थे, उनको लिखे। तो ये 200 पत्र थे, उनको एक बुक या किताब की शक्ल में प्रकाशित करवाया गया है। या फिर निराला जी के पत्र हमको लिखियो है कहा, इस पर उनके भी पत्रों को संकलित करके पुस्तक बनाई गई है। और इसी तरह से दयानंद सरस्वती के पत्र जिनका नाम दिया गया है पत्रों के आईने में, तो पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी जो अलग अलग लोगों ने लिखे हैं अपने पत्र। और कहा जाता है कि प्रेमचंद जो कि लेखक थे प्रसिद्ध, उन्होंने खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे कि जो नए लेखन कार्य करना चाहते हैं ऐसे लोगों को प्रेरणा देने के लिए और अच्छा काम करने के लिए वे बहुत ही अच्छे पत्र उन्हें लिखा करते थे। पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे, यानी कि जैसे ही कोई पत्र मिला उसका जवाब भी महात्मा गांधी की जैसे ही तत्परता से या फटाफट से देने के लिए तैयार रहते थे। इसी प्रकार से नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो गांधी जी और नेहरू जी को पत्र लिखे वो भी बहुत प्रेरक है, हमारे लिए प्रेरणा लेने लायक है। महात्मा और कवि नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 41 के बीच जो पत्राचार हुआ उसे एक संग्रहित करके पुस्तक का नाम दिया गया है और उसका नाम रखा गया है महात्मा और कवि। और ये समय जो था वो था 1915 से 1941 के बीच का, जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रयास किए जा रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन किया जा रहा था, देश को आज़ादी के प्रयास किए जा रहे थे। तो उस समय के जो पत्र हैं उन्हें पढ़कर बहुत से नए तथ्य जो
महात्मा गांधी जी के बारे में या रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानने को मिलते हैं और उस समय की उनकी मनोदशा का लेखा जोखा यानी कि हिसाब किताब भी मिलता है उन पत्रों में, जिसे महात्मा और कवि नाम से एक पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। अब आगे, पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टी में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इनकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात के लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। लेखक कहते हैं कि पत्र व्यवहार की जो परंपरा है वो सदियों से भारत में रही है, बहुत पुरानी परंपरा है ये, लेकिन इसका जो विकास हुआ है आज के जो नवीनतम रूप में डाक व्यवस्था जो हमारे सामने है उसका जो विकास हुआ है वह आज़ादी के बाद ही हुआ है। भले ही हमारे देश में सरकारी विभाग हैं, बहुत सारे सरकारी विभाग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गुडविल है यानी सबसे अच्छी जो साख है, जो पहचान है, वो डाक विभाग की ही है। और इसकी जो ख़ास वजह है वो यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। लोगों को सिर्फ ये पत्र पहुंचाने का ही काम नहीं करता, बल्कि ये और भी सेवाएं देता है। तो पत्र पहुंचाने के लिए तो ये घर घर तक इसकी पहुंच है, जान पहचान है। और सिर्फ पत्र ही नहीं, मनी ऑर्डर हो या कुरियर हो या फिर और भी कई सारे काम डाक विभाग करता है, तो इसकी पहुंच भी घर घर तक है। तो संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। कई सारे उन्नत साधन हमारे सामने हैं आज भी। सेलफोन है, टेलीफोन है और व्हाट्सएप है, फेसबुक है और कई साधन हैं इसके, लेकिन फिर भी चिट्ठी पत्री की जो हैसियत है वो भी अभी तक बरकरार है। और ये चाहे शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो, बहुत ही शानदार घर हो या फिर झोपड़पट्टी में रह रहे लोग यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो कच्चे मकान हैं जिनके, ऐसे लोग हो, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग यानी जो पहाड़ों पर रहते हैं वो लोग हो, चाहे बहुत घने जंगलों में रहने वाले लोग हो, गांव हो, वहाँ पर समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर राजस्थान या रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले, ढाणियों में रहने वाले लोग हो, लेकिन सब जगह तक ये खत पहुंचते हैं। तो और वहाँ पर खतों का भी सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। और एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं। जैसे चाहे मनी ऑर्डर पैसे उन्हें भेजने हो, चाहे मनी ऑर्डर लेना हो, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने हो या फिर कुछ पार्सल करना हो या बीमा सेवाएं हो या खाते अकाउंट खुलवाने हो, इस तरह की और भी जो सुविधाएं हैं वो डाकघरों में उपलब्ध हैं। तो उन सेवाओं के लिए एक दो लोग नहीं, करोड़ों की संख्या में लोग अपने खतों को और इन अन्य सेवाओं के लिए जो डाकघर है वहाँ उनके दरवाज़ों तक यानी डाकघरों तक लोग पहुँचते हैं। और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आती है। बहुआयामी यानी हर तरफ जो व्यवस्था है, इसकी हर तरफ के जो काम है कर सकता है ये डाक विभाग, तो उसकी जो बहुआयामी भूमिका इन सब कामों में नज़र आ रही है। दूर देहात में यानी कि बहुत दूर के गांव में लाखों गरीब घरों में, जो बहुत गरीब है लोग, वहाँ पर
सरकार की तरफ से या उनके परिजन जो उन्हें पैसे भेजते हैं, मनी ऑर्डर भेजते हैं, उन्हीं से उनके घरों में चूल्हे जलते हैं। इसका मतलब है वहाँ खाना मिल पाता है, उनको पैसे मिलते हैं तभी वो अपने खाने का सामान खरीद पाते हैं। चूल्हा जलता है उस अर्थव्यवस्था की वजह से। मनी ऑर्डर की जो अर्थव्यवस्था है, जो दूर देशों से, दूर जगहों से पैसे अपनों तक पहुंचाए जाते हैं मनी ऑर्डर के माध्यम से, उसी वजह से उनके खाने पीने का इंतज़ाम हो पाता है। गाँवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है कि ऐसा देवदूत या भगवान का फरिश्ता या दूत जो चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर वहाँ उनके पास पहुँचता है, उन्हें वो एक तरह से भगवान का रूप ही मानते हैं। किन्हें? डाकियों को। डाकिया कहते हैं पत्र पहुँचाने वाला, जो एक विभाग है उसके कर्मचारी। तो ये था लेख चिट्ठियों की अनोखी दुनिया।